हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कोई भी फॉर्म किसी नए व्यक्ति को अपने फॉर्म में एज अ पार्टनर एडमिशन क्यों देता है, या फिर कोई भी आउटसाइडर को एज अ पार्टनर फॉर्म में क्यों लिया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक एक करके मैं इन सबको डिस्कस करता हूं, आप ध्यान से देखिए। कुछ रीजन दिए गए हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं। ये 4 रीजन है जो आपकी बुक में लिखे गए हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है वो है कि अगर फॉर्म में कैपिटल की जरूरत महसूस होती है, या फिर जब भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको यह लगता है कि उनके एक्सपेंशन के लिए, फॉर्म के एक्सपेंशन के लिए, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उनको फंड की जरूरत है, तो या तो फंड को रेज करेंगे मार्केट से, या तो वो लोन के रूप में रेज करेंगे, या फिर अपने किसी और रिलेटिव से लेंगे। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति को एज अ पार्टनर ले लेते हैं फॉर्म में, तो वो पार्टनर क्या लेकर के आएगा? कैपिटल भी लेकर के आएगा। तो इस तरह से उनको फंड भी मिल जाएगा और एक नया पार्टनर भी मिल जाएगा जो कि प्रॉफिट में तो उसकी हिस्सेदारी होगी, लेकिन लॉस को भी वो वियर करेगा। क्लियर है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो आपका जो रीजन दिया गया है वो दिया गया है व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इस दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है? व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। फॉर्म में अगर सपोज करिए कि 2 लोग पहले से ही फॉर्म में पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर एफिशिएंट देयर। ओके, रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो डिग्री नहीं है जिसकी जरूरत आज फर्म को है। तो हम क्या करेंगे, किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को, किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को एज अ पार्टनर फॉर्म में एडमिशन दे देंगे, और वो व्यक्ति आएगा और अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और अपनी सूझबूझ से फॉर्म को प्रॉफिट दिलाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेड एंड रिनोन्ड पर्सन इन द पार्टनरशिप। तीसरा रीजन क्या हो सकता है एडमिशन का? जब फर्म को यह महसूस होता है कि मार्केट में अगर उस व्यक्ति को ले लिया जाए, मिस्टर एक्स को ले लिया जाए, तो मिस्टर एक्स की उस पर्टिकुलर मार्केट में, उस लोकेलिटी में, वहां के लोगों में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, और इस वजह से फर्म की रेपुटेशन जो है बढ़ेगी, और फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी तो गुडविल इंक्रीज होगा, और इस वजह से उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू अदर फर्म। सो दैट मे ऑल्सो बी अ रीजन हियर। तो इस रीजन के वजह से भी, इस वजह से भी फॉर्म जो है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने फॉर्म में क्या दे देगा? एडमिशन दे देगा एज अ पार्टनर। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, टू इनकरेज अ कैपेबल इंप्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द फॉर्म। लास्ट रीजन क्या है इसमें? अगर एक फॉर्म है उसमें बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, तो उन स्टाफ, जो भी स्टाफ है वहां पे, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मोरली उनको ये बताने के लिए कि इफ यू विल वर्क हार्ड, if you will efficiently and effectively you will work there in the firm, definitely one day you will also be there as a partner. तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, जो ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो अपने इंप्लॉइयों को दिया जाता है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको हम लोग पार्टनर के रूप में ले लेंगे, या फिर ये भी एक रीजन हो सकता है फॉर्म में पार्टनर के रूप में लेने का। क्लियर है? इसलिए जो भी इंप्लॉय होगा वो अच्छे से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, मन लगा करके काम करेगा, क्योंकि उसको यह पता है कि एक दिन वो भी इस फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। तो ये तो 4 रीजन रहे जिनकी वजह से कोई भी फॉर्म किसी भी बाहरी व्यक्ति को एज अ पार्टनर फॉर्म में एंट्री लेती है। जब कोई बाहरी व्यक्ति फॉर्म में आता है तो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या है, क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं जब भी कोई आउटसाइडर फॉर्म में एंट्री लेता है। एक एक करके इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पॉइंट पे बेस्ड है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 13(1) में
यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को पार्टनर के रूप में शामिल किया जाता है तो उसको शामिल करने के लिए सभी पार्टनर के कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। तो सारे पार्टनर का कंसेंट लेकर के हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को एज अ पार्टनर फॉर्म में एंट्री दे सकते हैं। तो अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, जो भी ओल्ड पार्टनर का एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होगा, जो पार्टनरशिप डीड होगा, जो एग्जिस्टिंग होगा, वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इट मींस फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, फॉर्म को फिर से एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो पुराना एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाएगा और नया एग्रीमेंट एक बनेगा। उस केस में क्या होगा, आपको फॉर्म की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की निकालने की क्या जरूरत है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? फर्स्ट पॉइंट को हम यहां एक्सप्लेन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी क्यों जरूरत पड़ती है एडमिशन के केस में? सपोज करिए अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, दो पहले से ही काम कर रहे हैं और दोनों का जो रेशियो है वो है 2:1, यानी कि अगर जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 2 रुपये ए लेता है और 1 रुपये बी लेता है। ये इक्वल भी हो सकता है, हमने एज्यूम किया है केवल। तो 2 रुपये ए लेगा और 1 रुपये बी लेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे सी को एडमिट कर लिया गया पार्टनर के रूप में, तो ए और बी जो है, क्या 2 रुपया ए अभी भी लेगा और बी 1 रुपया अभी भी लेगा? नहीं। अब इस 3 रुपए को 3 लोगों में बांटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है इनका जो ये रेशियो है वो रेशियो भी चेंज होगा। अब ये 2 रुपए नहीं लेंगे और ये 1 रुपया नहीं लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि केवल ए सेक्रीफाइस करे, क्योंकि एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना सी के एडमिशन के लिए। 3 रुपए में से ये 3 रुपए दोनों लोगों में तो बटेगा नहीं, या तो दोनों लोग देंगे अपने हिस्से का कुछ भाग सी को, या फिर कोई एक देगा। तो अगर केवल ए देता है, सपोज करिए अगर 1 रुपया इसको मिल रहा है, सी को 1 रुपये मिल रहे हैं और इस 1 रुपये में ए का ही पूरा कंट्रीब्यूशन है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? केवल ए कर रहा है। अब मान लीजिए कि दोनों दे रहे हैं, 50-50 दे रहे हैं, इस 1 रुपये का आधा आधा दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 ए देगा और 1/2 बी देगा। तो ये अपने हिस्से का 1/2 देगा, तो इसको अब 1 रुपये मिलेगा और इसको 50 पैसे मिलेंगे, 0.50। तो इस तरह से रेशियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो पुराने पार्टनर का जो रेशियो था वो 2:1 था, अब चेंज होकर के कुछ और हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे निकालना पड़ता है। साथ में इसमें एक और पॉइंट होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि एक नए पार्टनर के आने के बाद जो इनका रेशियो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, और जो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो था उसमें से नए वाले को घटा देंगे आप, तो आपका आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि नए पार्टनर के फॉर्म में शामिल होने से ओल्ड पार्टनर ने अपने हिस्से का कितना कितना भाग सेक्रीफाइस किया, ये आपको निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये केवल इसमें ही नहीं है, आपके रिटायरमेंट एंड डेथ में भी आएगा। इस चैप्टर में तो है ही, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में भी ये रहेगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्यों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की करने की जरूरत पड़ती है। किस चीज का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गुडविल का कर रहे हैं। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्या जरूरत पड़ जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। गुडविल होता क्या है? गुडविल एक गुड नेम या फिर गुड फेथ भी बोल सकते हैं अमॉन्ग द कस्टमर्स अबाउट द फॉर्म को लेकर के मार्केट में जो रेपुटेशन बनी रहती है, जो मार्केट में इमेज बनी रहती है, उस वजह से वो पर्टिकुलर जो फॉर्म है उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, अगर ए और बी दो पहले से ही फॉर्म में काम कर रहे हैं, इन्होंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो क्या किया होगा, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, बहुत सारा एफर्ट लगाया होगा, ठीक है, बहुत मेहनत भी किया होगा, दिन रात इन लोगों ने मेहनत किया है फॉर्म में,
तब जाकर के ये फॉर्म 8 साल 10 साल के बाद मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बनाई है। तो उस रेपुटेशन की भी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, जो कि एग्जैक्ट तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, बट अप्रोक्सीमेटली 3 मेथड जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, उस मेथड से आप फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए जब ये स्टार्ट हुई थी बिजनेस, तो उस समय इस बिजनेस को केवल 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा था। अब 10 साल के बाद ये बिजनेस का जो टर्नओवर है वो पहले 1 लाख एनुअल था, अब इस बिजनेस का टर्नओवर जो है 1 लाख पर मंथ हो गया है। और सी जो है एक नया पार्टनर बनना चाहता है, सी जो है एक नया मेंबर है, अब पार्टनर बनना चाहता है फॉर्म में। तो अब ये बताइए, क्या ए और बी ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है कि सी ने मेहनत किया है? इस 1 लाख एनुअल से 1 लाख पर मंथ पहुंचाने में किसने ज्यादा एफर्ट किया? इन दोनों पार्टनर ने किया, ओल्ड पार्टनर ने। तो यह सी को कहेंगे कि ठीक है भाई, तुम आ रहे हो, कोई बात नहीं है, आओगे तो कैपिटल तो तुम लेके आओगे ही, क्योंकि पहला रीजन यही लिखा है, टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द फर्म। तो नए पार्टनर को एडमिशन कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये कैपिटल के साथ और क्या लेकर के आएंगे? गुडविल लेकर के आएंगे। गुडविल का पे करेंगे, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन एक प्रतिफल के रूप में जो नया पार्टनर है वो इन दोनों पार्टनर को पे करेगा। क्यों पे करेगा? इसके 2 रीजन है। पहला, ये जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था, ये पहले ए और बी में इक्वली बट रहा था, या फिर इनका जो भी रेशियो था उसमें बट रहा था। इसका मतलब जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है उसमें केवल 2 ही पार्टनर हिस्सेदारी ले रहे थे, 2 ही पार्टनर को मिल रहा था। अब नए पार्टनर के आने के वजह से इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस 1 लाख में से 10,000 भी सी को मिलता है, तो 10,000 या तो ये दोनों करेंगे या तो कोई एक करेगा। तो जो भी सेक्रीफाइस करेगा वो इससे कंपेंसेशन मांगेगा, क्योंकि बिजनेस में जो भी एफर्ट किए गए हैं पास्ट में, जितनी भी मेहनत किए गए हैं पास्ट में, एक इमेज बनाने के लिए, एक मार्केट में रेपुटेशन, एक गुडविल बनाने के लिए, वो केवल ओल्ड पार्टनर ने किया है, नए पार्टनर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो नया पार्टनर एक जमे जमाए, कहा जाता है ना कि एक जमे हुए बिजनेस को आसानी से आप टेक ओवर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन एक नया बिजनेस बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि मार्केट में अभी आपको कोई भी नहीं जानता है। क्लियर है? तो यहां पे ए और बी के फर्म को तो सभी लोग जानते हैं, सभी कस्टमर जानते हैं, इसीलिए ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ज्यादा सेल कर पा रही है। तो सी जो है केवल आकर के प्रॉफिट एंजॉय तो नहीं कर सकता ना, सी को क्या करना होगा? जो गुडविल होगा फर्म का, वो अपना हिस्सा, सपोज अगर सी की रेशियो 1/2 है, तो पूरे गुडविल का वो 1/2 हिस्सा कंपेंसेट करेगा किसको? ए और बी को। तो इसकी ही एंट्री करनी पड़ती है। इसकी सिंपल एंट्री होती है, जो सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसको वो गुडविल का हिस्सा मिलेगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा, यानी कि उसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे। और सी यहां पे कंपेंसेट कर रहा है, तो सी का कैपिटल हमेशा डेबिट करेंगे, अगर वो कैश के रूप में नहीं लेकर के आता है तब। अगर वो कैश के रूप में गुडविल को लेकर के आता है तो क्या करेंगे? यहां पे उस केस में गुडविल की अकाउंट ओपन करेंगे। एंट्री उस समय बताएंगे जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, उस समय मैं एंट्री बताऊंगा क्या करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड जो केस है वो है जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, तो देखता है कि ए और बी पार्टनर है। अब बैलेंस शीट को देखेगा, बैलेंस शीट में सपोज करिए अगर फर्नीचर जो है वो 10,000 का बताया गया है, और क्रेडिटर जो है लायबिलिटीज साइड में वो बताया गया है 5,000 का। अदर जो लायबिलिटीज है वो भी 5,000 है। तो सी को तो नहीं पता है ना कि ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में वो सही है, जो भी फिगर ये बताया गया है बैलेंस शीट में वो सही है। सो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो नया पार्टनर है हमेशा ये कहता है कि भाई अब हम एंट्री तो ले रहे हैं, तो हमने कैपिटल भी लगाया है और गुडविल तो दे ही रहे हैं, तो एक काम करिए, आप जितना भी फॉर्म में प्रॉपर्टी है ना उसका आप रिवैल्यूएशन करिए, पुनर्मूल्यांकन। जो भी प्रॉपर्टी है आपकी उसका फिर से मूल्यांकन करिए, रिवैल्यूएशन आप करिए। और उस रिवैल्यूएशन की वजह से अगर प्रॉफिट होता है हमें मत दीजिएगा, आप बांट लीजिएगा, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर नुकसान होता है
तो हम भी उसमें भागीदारी नहीं बनेंगे। यानी कि ये नया पार्टनर चाहता है कि जब वो एंट्री ले रहा हो तो सब कुछ क्लियर हो, किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस ना हो प्रॉपर्टी की वैल्यू में और लायबिलिटीज की वैल्यू में। ऐसा ना हो कि जब एडमिशन ले लिया उसके बाद पता चला कि बैलेंस शीट में तो क्रेडिटर 5000 दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 50,000 है, बिल्स पेबल तो 5000 दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 15,000 है, फर्नीचर की वैल्यू 10,000 दिखा रही है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 5,000 है। तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एडमिशन लेने के बाद सी को भी करना पड़ेगा। इसलिए सी क्या करता है, चाहता है, नया पार्टनर ये चाहता है कि जब वो एंट्री ले रहा है तो उस वक्त में क्या हो जाए, रीवैल्यूएशन हो जाए एसेट्स और लायबिलिटीज का। नेक्स्ट केस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो होता क्या है कि आपने बैलेंस शीट देखा ही है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज जो साइड होती है उस लायबिलिटी साइड में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट का हिस्सा होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड जो होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व और कोई स्पेसिफिक रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये जो रिजर्व होते हैं और ये जो प्रॉफिट होता है, जब भी किसी पार्टनर को फॉर्म में एंट्री दी जाती है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, इन सारे प्रॉफिट और रिजर्व को बांट लेते हैं। क्यों बांट लेते हैं? क्योंकि इस रिजर्व को और इस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर ने क्रिएट किया है अपनी प्रॉफिट में से, उस पे नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं है। तो इसको दो तरीके से एडजस्ट किया जाता है। पहला केस ये है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो सपोज अगर करिए 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस है, 15,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, 5,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, आईएफआर भी 5,000 है, तो टोटल यहां पे कितना बैलेंस हो गया, 35,000। अब ये 35,000 अगर सी एंट्री लेगा फॉर्म में और ए और बी ऑलरेडी पहले से पार्टनर हैं, तो ए और बी क्या करेंगे, इस 35,000 को अपने रेशियो में बांट लेंगे। क्यों बांट लेंगे? क्योंकि अगर बांटेंगे नहीं तो अगर सी एंट्री ले लेता है तो इस पे सी भी क्लेम कर सकता है कि इस 35,000 में उसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जबकि क्या ट्रूथ है, उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर इस पूरे प्रॉफिट और रिजर्व को अपने रेशियो में बांट करके कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। दूसरा केस एक और हो सकता है, फर्म जो है इस प्रॉफिट और रिजर्व को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस 35,000 को क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके आने की वजह से ये जो सेक्रीफाइस करेंगे तो इसमें भी सेक्रीफाइस करेंगे ना, अब इसमें भी सी को हिस्सेदारी मिलेगी। तो अगर मान लीजिए सी की जो रेशियो है वो 1/5 है, तो इस 35,000 का 1/5 तो वो भी लेगा, 7,000 इन फ्यूचर लेगा ना, क्लेम करेगा तो 1/5 ही उसको मिलेगा ना, क्योंकि उसका रेशियो 1/5 है। तो यह 7,000 जो है ना, ये किसको कंपेंसेट करेगा, सी, ए और बी को। तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जब उस पॉइंट पे हम आएंगे तो उसको बताएंगे। और लास्ट जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है, जो भी पार्टनर बन रहे हैं उन सारे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट में जो बैलेंस सीडी आती है उसको उनके नए रेशियो में एडजस्ट किया जाता है। उसके बारे में भी जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहा एडमिशन का रीजन और क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।